मित्रों, अंडरवर्ल्ड की दुनिया के अगर सबसे खतरनाक व्यक्ति की बात की जाए तो आपके हिसाब से कौन सा नाम सामने आएगा? हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पर है समद खान। पठान गैंग का ये सेनापति इंसानियत और कानून के हर उसूल से खुद को ऊपर मानता था। इसका पूरा नाम था अब्दुल समद अब्दुल रहीम खान। एक समय था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड को 3 अलग अलग एरिया में बांटकर अपना अपना धंधा चलाया करते थे। लेकिन जब इस पीढ़ी का टाइम गुजर गया तो अगली पीढ़ी दाऊद इब्राहिम और उसके हम उम्र अपराधियों की थी। पठान गैंग तो पहले से सक्रिय थी, लेकिन इसके साथ डी कंपनी भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में सक्रिय हो गई थी। इस कंपनी का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था। आज हम बात करने जा रहे हैं समद खान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बदलते वक्त के साथ अंडरवर्ल्ड में अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करने के चक्कर में झगड़े होने लगे। मुंबई की सड़कों पर खून बहने लगा। आगे चलकर ये गैंगवार बड़ी ही खतरनाक रूप लेती जा रही थी। आगे चलकर डी कंपनी और करीम लाला के बीच शांति बनाए रखने के उद्देश्य से हाजी मस्तान ने कुरान की काम खिलवाई, लेकिन इसके बावजूद खून खराबा और बदले की भावना से एक दूसरे के लोगों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। पठान गैंग पर यह आरोप लगा कि उसने डी कंपनी के टॉप लीडर और दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर कासकर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में मन्या सुरवे का भी नाम सामने आया। पुलिस रिकॉर्ड में भी मन्या सुरवे का नाम मौजूद है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि साबिर कासकर की हत्या में मन्या सुरवे का कोई हाथ नहीं था। जब मुंबई पुलिस ने मन्या सुरवे का एनकाउंटर किया तो इसके बारे में यह बात भी सामने आई कि पुलिस को मन्या सुरवे की कंफर्म लोकेशन का इनपुट दाऊद इब्राहिम ने दिया। यानी यह कहा जा सकता है कि मन्या सुरवे के एनकाउंटर में दाऊद भी इंटरेस्टेड था। अब सवाल ये उठता है कि जब अगर साबिर कासकर की हत्या में मन्या सुरवे का कोई हाथ नहीं था तो फिर दाऊद की मन्या सुरवे से ऐसी क्या दुश्मनी थी? समद की उम्र केवल 28 वर्ष थी, लेकिन अपराध की दुनिया में उसका रुतबा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसकी एक सुपारी की कीमत उस समय में लगभग 2 लाख रुपए होती थी। उसे उस समय के सबसे बदनाम क्रिमिनल में गिना जाता था। आगे भी जानेंगे समद खान के बारे में और भी बहुत कुछ, पर हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो बिना किसी रुकावट के देखते रहें। समद खान के बारे में एक किस्सा सामने आया है कि एक बार उसने मिस्टर जैन के नाम की सुपारी ली। जैन उस समय होटल सी रॉक में रुका हुआ था। समद होटल सी रॉक में जा पहुंचा। उसने मिस्टर जैन के रूम का नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने नंबर देने में आनाकानी की तो इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे सीधा काउंटर पर रख दिया। इसके बाद तो रिसेप्शनिस्ट ने समद की तरफ देखे बिना ही रजिस्टर से मिस्टर जैन के रूम का नंबर दे दिया। समद वहां से चला गया। रात के 12 बजे वो अपने साथियों के साथ होटल सी रॉक पहुंचा और सीधा मिस्टर जैन के रूम के सामने जाकर नॉक किया। जैसे ही जैन ने दरवाजा खोला, समद सीधा अंदर चला गया और उसने जैन से कहा कि अपने कपड़े उतारो। जैन ने ऐसा ही किया। इसके बाद समद ने उसे अपने साथियों के सामने रात भर इस कंडीशन में नचवाया। सुबह के वक्त समद ने जैन को अपने बेल्ट से गला घूंट कर मार दिया। जब ये खबर अखबारों में पब्लिश हुई तो समद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसे गुस्सा अपने आप पर आ रहा था क्योंकि उसने सुपारी रणवीर जैन की ली थी, लेकिन उसने हत्या मिस्टर एस के जैन की कर दी। इसके बाद उसने एक बार फिर होटल सी रॉक जाकर रणवीर जैन की हत्या कर दी ताकि उसकी सुपारी के बदले का काम पूरा हो सके। किसी को और को मार देने के बाद अंडरवर्ल्ड में इसकी इमेज की किरकिरी जरा कम हो, यह घटना 1983 के अगस्त महीने की है। समद को पुलिस अदालत में पेश करने वाली थी। मामला उसकी बेल का था। उस समय बेल मिलती और वो रिहा हो जाता, पर पुलिस ने एक दूसरे मामले में उसे अरेस्ट करने का प्लान बनाया हुआ था। पुलिस का यह प्लान समद को पता चल गया। तब उसने पुलिस से बचने के लिए अपनी तरफ से एक प्लान बनाया और उसके लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा जवेरी का सहारा लिया। शिल्पा बहुत अच्छी कार ड्राइवर थी। समद को बेल मिल चुकी थी और वो पुलिस की कस्टडी में कोर्ट से बाहर निकल रहा था। शिल्पा इसी मौके का इंतजार कर रही थी। शिल्पा ने बड़ी ही तेजी से अपनी कार को आगे बढ़ाया। पुलिस वालों को लगा कि ये तो कार इनके ऊपर ही चढ़ जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले फुटपाथ पर चढ़ गए, लेकिन वो कार सड़क पर अकेले खड़े समद के नजदीक आकर रुकी। कार की अगली सीट का दरवाजा खुला और समद उस कार के भीतर बैठ गया। शिल्पा ने तत्काल कार को फुल एक्सीलरेट करते हुए यू टर्न लिया और पुलिस वालों को टाटा बाय बाय करते हुए आगे बढ़ गई। पुलिस वालों ने शिल्पा को चेज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गाड़ी पीछे रह गई और शिल्पा समद को कार में लेकर 9-2-11 हो गई। इसके बाद तो समद शिल्पा का दीवाना हो गया और उसने उससे शादी भी कर ली। हालांकि समद को अलग अलग औरतों का शौक था, जिसके चलते इन दोनों के बीच डिफरेंस बढ़ गए। साल 1983-84 के बीच में समद मुंबई की जेल में बंद था। इसी जेल में दाऊद के आदमी भी मौजूद थे। इसके बावजूद समद
जेल को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। जेल के सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया और जेल अथॉरिटी को अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन देने लगा। जेल में समद अपने आप को बादशाह समझने लगा था। वो अपना दरबार लगाया करता था। जेल में वो जो चाहता था उसे मिल जाता था। नहाने के गर्म पानी से लेकर चिकन बिरयानी तक उसके ऑर्डर पर उसके सामने हाजिर हो जाती थी। जिस मामले में समद अंदर था, इस मामले में नासिर हुसैन और गुलाम हुसैन चश्मदीद गवाह थे। उस पर पासपोर्ट एजेंट राजा ठाकुर की हत्या का आरोप था। समद ने इन दोनों को अपने दरबार में बुलाया और उसके बाद इन दोनों के सारे कपड़े उतरवा कर शरीर के लगभग सारे बाल बनवा दिए, यहाँ तक कि आंखों की आईब्रो भी बनवा दी। इसके बाद इन दोनों को धमकी दी कि अगली बार उस तरह उनके गले पर चलेगा। इसके बाद तो ये दोनों ही गवाह कभी अदालत पहुंचे ही नहीं। अदालत ने लैक ऑफ एविडेंस का बेनिफिट समद को दिया और उसे बेल मिल गई, लेकिन इसके बावजूद उसे 2 बार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA में बंद किया गया। अपने कॉन्टेक्ट को यूज करके समद इस केस से भी बच गया। पुलिस इसके खिलाफ चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग केस बनाए, समद किसी न किसी तरीके से कानून के चाबुक से बच जाता था। मुंबई का पहला बार सोनिया महल के नाम से खुला था और समद अपने दोस्त अंजुम के साथ अक्सर इस बार में जाया करता था। उसके और अंजुम के बीच इस बात की शर्त लगती थी कि आज वो किस लड़की के साथ अपनी रात गुजारने वाला है। ये खेल लंबे समय तक चलता रहा और समद की रातें रंगीन होती नहीं। एक दिन उसने एक ऐसी लड़की पर दांव लगाया जो एक रेलवे एम्प्लॉय की बेटी थी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में डांस बार में नाचने का काम किया करती थी। समद उस लड़की को नाचते हुए देख रहा था, लेकिन जब वो अपनी हवस के चक्कर में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर उसने उस लड़की को बीच स्टेज से ही उठा लिया। फिर उसे डांस बार से बाहर ले आया। उसने वहां से उस लड़की को अपनी एक गर्लफ्रेंड के फ्लैट पर ले गया, जहां उसके साथ कई बार रेप किया। उस समय उसकी साथी अंजुम बाहर पहरा दे रहा था। जब उसका मन उस लड़की से भर गया तो उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। लड़की के बाप को जब ये बात पता चली और उसे अपनी बेटी की तमाम करतूतों का कच्चा चिट्ठा पता चला तो उसने कोलाबा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, जहां पर इंस्पेक्टर इसाक बागवान मौजूद थे। इंस्पेक्टर बागवान समद की करतूत से पहले से ही परिचित थे। उन्हें मालूम था कि इस समय समद कहां मिलेगा। वो अपनी टीम के साथ सीधे समद की लोकेशन पर पहुंचे। पुलिस ने लड़की को अपने कब्जे में लिया और उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। समद और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन आगे चलकर उस लड़के और उसके पिता ने समद के खिलाफ ना तो कोई कंप्लेंट फाइल की, ना ही कोई स्टेटमेंट दिया। पुलिस ने समद को ससम्मान रिलीज भी कर दिया। पठान गैंग के समद खान और दाऊद इब्राहिम के बीच चूहे बिल्ली की लड़ाई हमेशा चलती रहती थी। समद पठान अक्सर दाऊद का सोना, चांदी और स्मगलिंग का माल लूट लिया करता था। इतना ही नहीं, वो कई बार दौड़ के इलाके में जाकर उसके एरिया पर भी अपना सिक्का चलाने की कोशिश कर चुका था। ऐसी ही कोशिश में उसने पार्क मोदिया स्ट्रीट में दाऊद के एक अड्डे पर हमला किया। दाऊद के लोगों ने भी फायरिंग की और इसी क्रॉस फायरिंग में एक गोली दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के कान को छूकर निकल गई। समद की इन तमाम हरकतों से दाऊद का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। दरअसल जुर्म की दुनिया में समद की अपनी कोई औकात नहीं थी। उसे जो भी कुछ प्रिविलेज मिलता था उसके पीछे उसके चाचा करीम लाला का नाम था, क्योंकि समद करीम लाला के भाई रहीम का सगा बेटा था। वो जो भी अपराध करता था उसका खामियाजा करीम लाला को भी भुगतना पड़ता था। पहली चीज तो यह कि करीम लाला का नाम खराब होता था और दूसरी बात यह कि पुलिस अक्सर समद के अपराध के चलते करीम लाला को थाने में बिठा कर रखती थी। एक बार समद के द्वारा की गई हत्या के मामले में पुलिस ने करीम लाला को बिठा कर रखा। साथ ही करीम को यह वार्निंग भी दी कि अगर समद ने सरेंडर नहीं किया तो वो इस मामले में करीम को भी आरोपी बना लेंगे। करीम लाला ने यह बात अपने दोस्त हाजी मस्तान को बताई और हाजी मस्तान ने यह खबर समद तक पहुंचा दी। अब समद को यह पता चल चुका था कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस चाचा को भी आरोपी बना लेगी। हाजी मस्तान ने समद को सरेंडर करने के लिए कहा और इसके साथ यह भी बताया कि वो जल्द से जल्द उसे छुड़ा भी लेंगे। समद ने पुलिस में सरेंडर कर दिया और लगभग 2 महीने के बाद उसकी बेल भी हो गई। जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक बार फिर अवैध वसूली, मारपीट जैसे अपने दूसरे अपराध करने लगा। तब हाजी मस्तान ने करीम लाला को यह एडवाइस दी कि आप समद से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लो, वरना पुलिस आपको हमेशा ऐसे ही परेशान करती रहेगी। तब करीम लाला ने बाकायदा पेपर में यह खबर निकलवाई कि उसका समद से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। इससे समद को काफी दुख हुआ, क्योंकि अब तक वो जो भी कुछ करता आ रहा था अपने चाचा के नाम के बेसिस पर कर रहा था, पर उसे लग रहा था कि चाचा के नाम का प्रोटेक्शन न मिलने की वजह से दाऊद के लोग किसी भी दिन उसका गेम बजा सकते हैं। दूसरी तरफ दाऊद भी करीम लाला को अपना चाचा मानता था, क्योंकि करीम लाला के इब्राहिम कास्कर से अच्छे संबंध थे। अब समद दाऊद इब्राहिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। उसने दाऊद से मुलाकात की। उसने कहा कि उसका साबिर कास्कर की हत्या में कोई हाथ नहीं था। इसके साथ ही उसने पूरी ईमानदारी से दाऊद के सामने अपनी बात रखी।
समद की हिम्मत देखकर दाऊद काफी इंप्रेस हुआ और उसकी बातों को सुनकर दाऊद इब्राहिम भी हैरान रह गया। इस घटना के ठीक अगले दिन दाऊद का भाई नूरा एक बार में बैठा हुआ था और वहीं समद भी बैठा था। समद के पास आकर किसी ने उसे यह खबर दी कि दाऊद का भाई नूरा उसके बारे में अनर्गल बातें कर रहा है। बस इस बात को सुनकर समद को इतना गुस्सा आया कि उसने नूरा को पीटना शुरू कर दिया और फिर उसे अधमरा कर दिया, लेकिन उसे जान से नहीं मारा। यह बात जब दाऊद को पता चली तो दाऊद ने उस समय तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन दाऊद के मास्टरमाइंड ब्रेन में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानता था। ये घटना 4 अक्टूबर 1984 की है, जब समद खान अपने बॉडीगार्ड के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। वो सिगरेट का कश लगाते हुए अपने सिक्का नगर वाले घर से निकला। लिफ्ट से होते हुए वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसका सामना अपनी मौत से हो गया, क्योंकि उसके सामने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और उसका भाई खड़ा था। सबके हाथ में गन थी और उन्होंने समद को देखा और सीधा उस पर फायर खोल दिया। वो सभी उस पर तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक कि वो मर नहीं गया। इसके बाद सभी वहां से चले गए। करीम लाला को जब अपने भतीजे की मौत के बारे में पता चला तो काफी दुखी हुआ। समद के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। समद की हत्या मुंबई पुलिस के लिए चुनौती की तरह थी। वो दाऊद इब्राहिम को ढूंढ रही थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर दुबई जा चुका था और वहां अपने आप को सेटल कर चुका था। दाऊद इब्राहिम अपने परिवार से बेहद प्रेम करता था। उसकी फैमिली पर अगर कोई उंगली भी उठाई तो उसका खून खौलता था। उसने समद को खुद अपने हाथों से मारा ताकि दुनिया में यह मैसेज जाए कि उसकी फैमिली की तरफ अगर किसी ने नजर उठाई तो उसका बदला दाऊद जरूर लेगा। तो ये थी समद खान की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।